नमस्कार दोस्तों। आज और आने वाली एक दो क्लासेस में हम आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला विषय है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरक्षण क्या है। अभी हमने जब आर्टिकल 14 देखा था तो हमने सकारात्मक समानता की बात की थी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि भेदभाव के दो तरीके होते हैं, और संरक्षणात्मक भेदभाव के अंतर्गत सरकार द्वारा ये कोशिश की जाती है कि जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं, दलित दमित वर्ग हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ताकि वो भी उस स्तर पे पहुंच जाएं जहाँ पे एक रेस जो हो वो वैलिड हो, वैध हो और नैतिक भी हो। ठीक है, तो अगर कोई पिछड़ा वर्ग है वो भी वहाँ पे अपने आप को वहाँ तक ग्रो कर सके, इसके लिए कुछ पुश एक स्पेशल हल्का सा सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं वरीयता आरक्षण और विभिन्न रूपों में दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो काम कैसे करता है। मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, उसमें 100 सीटें हैं, हाँ, और हमने कहा कि ऐसा 50% आरक्षण है, और मैंने 15% SC वर्ग को, 7.5% ST वर्ग को, 7.5%, और फिर 27% OBC को आरक्षण दिया गया है समान तौर पे। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मिनिमम इतने प्रतिनिधि जो हैं इन कास्ट के होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 27 ही होंगे और उसके बाद जो आएंगे उनको आप बाहर कर दोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि मिनिमम इतने होंगे, अदरवाइज़ तो फिर 50% जनरल का आरक्षण हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें मेरिट में जो टॉप 50 लोग हैं, ठीक है, सभी, मैं कभी एक नॉर्मल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी है, वो भी इस पर भी जाएंगे हम लोग। अगर मान लीजिए शुरू के 50 लोग जो हैं वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल कोई भी हैं, वो सभी सामान्य या सीटों पे भर लिया जाएगा। ठीक है, 50 तो भर लिया गया, बाकी शेष बची हुई 51 से लेके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगले की 50 सीटों में, ठीक है, 51 से लेके जब तक ना आए 27 सीटें, जब तक 27 OBC ना आ जाए, OBC रहेंगे, भरे जाएंगे। उसके बाद 51 के बाद ही, हाँ, जब तक 15 SC ना आ जाए वो भरे जाएंगे, और 51 के बाद जब तक 8 ST ना आ जाए वो भरी जाएंगी। ठीक है, समझिए कि 51 के बाद जब पहले जो 27 SC मिलेंगे, 27 OBC मिलेंगे, वो OBC सीटों को भरेंगे। 51 के बाद जो 15 SC मिलेंगे, SC सीटों को भरेंगे। 51 के बाद 8 जो ST सीटों को भरेंगे, वो ST सीटों को भरेंगे। ठीक है, 51 के बाद जो पहले 8 ST आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि 51 रैंक के बाद जनरल का होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए कोई परीक्षा है, उसमें 2 या 3 चरण है। अगर आपने मान लीजिए प्री में आरक्षण का सहारा ले लिया प्री पास करने के लिए, और बाद में जो है आप टॉप 1 फर्स्ट रैंक पा गए, हाँ, और आप SC हो, जैसे कि रैंक 1 IAS के साथ हुआ था, तो उन्होंने प्री में ही चूँकि रिजर्वेशन ले लिया था, तो पहली रैंक होने के बावजूद वो सामान्य कोटे से ना आके SC कोटे के तहत ही चुनी गई थी। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चरण में आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो आप जो है प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी, तो आप जो है उस कोटे से ही मान जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी अटेम्प्ट में भी आपने लिया है, हाँ, मान लीजिए जैसे कि OBC को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, या ST को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, और आपने अपने मान लीजिए UPSC की बात करो, 6 अटेम्प्ट क्रॉस कर लिया और आप 7वें अटेम्प्ट में पास कर रहे हो, भले आपने हर जगह फर्स्ट आप आ रहे हो, फिर भी आप कोटे से ही माने जाओगे। ठीक, तो किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी लेवल पे आपने आरक्षण का फ़ायदा लिया है तो आप आरक्षित वर्ग से ही माने जाएंगे। ठीक, ये रहा आरक्षण की, ये जो है एक पुश है जो है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में या किसी सरकार में या कहीं किसी भी जगह पे सभी वर्गों का एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उनको पुश देने के लिए। क्यों, ये हमने क्यों देखा था पिछले बार कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, हाँ, संरक्षणात्मक भेदभाव है ये, तो ये हमें समझ में आ गया। अब आधार क्या होगा इसका, हाँ, कौन पिछड़ा है कैसे जानेंगे ना, कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है वो पिछड़ा है, ठीक है, किसी दलित दमित जाति से आता है वो पिछड़ा है,
किसी धर्म से आता है या कोई लिंग के लोग पिछड़े हैं, कोई विकलांग है या किन्नर है वो पिछड़ा है, तो कोई भी आप पिछड़ेपन का पैमाना क्या होगा, ठीक। तो इस बारे में सबसे पहले एक बालाजी केस हुआ 1963 में। उसमें कहा गया कि देखिए ऐसा है कि जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ जब से संविधान लागू हो गया है तो जाति व्यवस्था तो अब ख़त्म कर दी गई है, तो कोई खास मतलब नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर यदि किसी जाति के 90% लोग पिछड़े हैं तो वो पिछड़ी जाति है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि इंदिरा साहनी केस में ये बात लाई गई। पहले बात ये जान लीजिए कि इनकी बात पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि भले ही बीच के स्तर पे परिवर्तन आए हैं, पर टॉप लेवल और नीचे लेवल पे कुछ ऐसी जातियाँ थी, ठीक है, जो चर्मकार और गांव में बंगी कही जाने वाली जातियाँ, यहाँ पे बहुत हद तक अछूतपन अभी भी लागू है, जारी है। और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे गाँव में, खासकर पिछड़ी जातियों, बहुत ही पिछड़ी जातियों, मुसहर जाति, कई जनजातियों के साथ जो है ये सारी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अभी भी। तो ये कह देना कि ख़त्म हो गई जाति व्यवस्था, ये केवल एक शहरी का अप्रोच हो सकता है जो सामान्य धरातल पर नहीं देख रहा चीज़ों को। बहरहाल इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि देखिए समाजशास्त्र में जो वर्ग है, ठीक है, ये कहा गया कि वर्ग के आधार पर जाति बनाई जाए, हाँ, कि कौन सा वर्ग पिछड़ा है कौन सा नहीं। और समाजशास्त्र में वर्ग जो है आर्थिक सेंस में होता है, अमीर गरीब। देखिए दुनिया में जो है, या जैसे आपने जब बात करते हैं मार्क्स की, तो वर्ग क्या कहता है, एक शोषण शोषित। शोषण शोषित कैसे है, जिसके पास उत्पादन के साधन है वो शोषक है, और जो जिसके पास नहीं है, हाँ, सर्वहारा वर्ग है, वो शोषित है। तो बहरहाल यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है वो उत्पादन के साधनों पे तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के बेसिस पे हो रहा है। भारत में एक विशेष व्यवस्था जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था है ना, वो थोड़ा विशिष्ट है। तो भले ही ये बात कही गई कि वर्ग को आर्थिक आधार पे कहा जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हमारी जो जाति व्यवस्था है वो केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वो अपने आप में आर्थिक व्यवस्था ही है। क्योंकि जाति भी एक तरीके से, ठीक, व्यवसाय को डिसाइड करती है। अगर आप जो है चर्मकार जाति पे पैदा हो रहे हो तो आपको चमड़े का ही व्यवसाय करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जो है पैसे कम मिलेंगे। आप जो है क्या बोलते हैं, नई जाति से पैदा हो रहे हैं तो आपको वही काम करने पड़ेंगे। आप धोबी जाति से पैदा हो रहे हैं, वही काम करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के जाति के साथ साथ जो है आपके आर्थिक स्वरूप भी निर्धारित हो जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जाति केवल सामाजिक व्यवस्था ना होकर एक आर्थिक व्यवस्था भी है। कि भारतीय समाज में कास्ट जो है आरक्षण के लिए बेस्ट पैरामीटर साबित होती है। अब ये बात ये भी चर्चा है कि भाई देखिए पिछड़े तो आर्थिक आधार पे भी लोग हैं, क्या आर्थिक आधार पर? नरसिम्हा राव सरकार ने तत्कालीन जब चलिए अभी मैं आगे बताऊंगा, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होती हैं, ओबीसी आरक्षण दिए जाते हैं, तो उन्होंने सवर्णों को संतृप्त करने के लिए एक 10% आर्थिक आरक्षण भी लाया गया था उनके द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जब आधार पूछता है तो सरकार कोई रीजनेबल जवाब नहीं दे पाती, तो खैर लागू नहीं हो पाता। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए अगर कोई वर्ग शोषण की वजह से पीछे, जैसे जाति व्यवस्था में शोषण हो रहा है तो उस वजह से पीछे है, इसलिए उसे आरक्षण तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे SC ST या फिर महिलाएं भी, अभी महिलाओं की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जाति प्लस महिला को वो ठीक है उनको समझ में, या विकलांगों को देना। पर गरीब जो है वो अपने व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण गरीब है, हाँ, आर्थिक आधार संभव है नहीं। इस पर कहा है कि जो सवर्ण गरीबों को देना, हाँ, ये इसलिए अपनी वजह से उस समय ऐसा कहा गया। बहरहाल और कहते हैं कि आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक गरीबी दूर करना नहीं है। इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई नौकरी पाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई IAS बनता है आप लोगों में से, ठीक है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेंगे? उसका खासकर जो है दलित जाति का बन रहा है, मान लीजिए कोई IAS बन रहा है दलित जाति का है, तो उससे उसके सामाजिक बेनिफिट क्या है? वो जिस समाज का है उस पूरे समाज को, पूरे गाँव को जो है लाभ मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल बेनिफिट, राजनीतिक लाभ जो है पूरे गांव को मिलेंगे, सांस्कृतिक लाभ पूरे गांव को मिलेंगे, पर आर्थिक लाभ उसको एवं उसके परिवार को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इससे पूरे समाज पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बहरहाल तो इसलिए रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है कि आपको जो है आर्थिक लाभ के लिए प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ के लिए है कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उसकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। तो
उस समय कहा गया फिलहाल हमें आर्थिक सवर्णों को भी, अन्य वर्गों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो इसको हम आगे देखेंगे। 103वें संविधान संशोधन से सरकार द्वारा लाया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में कई बहसें हुई, फिलहाल तो लीगल है, आगे भी लीगल रहे तो ठीक है। बहरहाल अगला प्रश्न बनता है कि क्या जो है माइनॉरिटीज़ को धर्म के आधार पर दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि कोई धर्म जो है ना वो एक समरूपी समूह नहीं है। समरूपी समूह मतलब ऐसा कहना कि यार ये धर्म पूरी तरीके से पिछड़ा है इसमें सभी को दे दें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए मुस्लिमों में भी एक अशरफ मुसलमान होते हैं, ठीक है, और एक गैर अशरफ या पसमानदा मुसलमान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है किसी धर्म को पूरी तरीके से मत दीजिए, आप इसमें से जो है उसमें भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको निकालिए, उनको दीजिए किसी भी धर्म में। तो उन्होंने वही कहा कि पसमानदा जो मुसलमान होते हैं ना, इनको ओबीसी वर्ग में आरक्षण फिलहाल मिलता है। तो ये बात ठीक है। और क्या महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है? फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को कोई होमोजीनियस या समरूपी समूह नहीं है, तो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है इस तरीके से। बट एक तरीके से दमित वर्ग रहा है, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों वो पीड़ित रही ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ शोषण उनके साथ होता रहा है। उनको अपने अपने वर्ग के अंदर हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि अगर 15 सीटें अगर एससी व्यक्ति को मिल रही हैं तो 3 सीटें एससी महिलाओं को मिल जाएंगी, ठीक है, अगर 20% आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर 10 सीटें एसटी का पा रहा है तो उसमें से 2 सीट पा जाएंगे वो। 27 सीटें अगर सामान्य तौर पर ओबीसी की हैं तो उनमें से लगभग 20% जो है, मैं एक बुक बता रहा हूँ आपको, अनुमानित रूप से अगर इतना दिया जाता है तो 6 से 7 सीट जो बनेगा, 5 से 6 सीटें वो जाएंगी ओबीसी महिलाओं को, ठीक है। तो ऐसे ही किन्नर को, जहाँ थर्ड जेंडर की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ओबीसी के 27% के अंतर्गत ही उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसे विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, अपनी अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि रिजर्वेशन में सीमा क्या होनी चाहिए, कि कितना रिजर्वेशन होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी जनसंख्या अगर आप 85% SC ST OBC हो तो आप सब दे दोगे। आपने कहा कि भाई अब सबको जनसंख्या के अनुपात में दे दिया, अब जनसंख्या हो गई उन्होंने जो उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, 85% 90% कर ली, तो ऐसा आप कर दोगे तो 90% लोग रिजर्वेशन से आएंगे, तो फिर योग्यता का क्या? हाँ, आप हर चीज़ बाकी चीज़ समझौता करोगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि रिजर्वेशन से आने वाले लोग अयोग्य होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनसे बेहतर उस पर्टिकुलर चीज़ों में लोग हो सकते हैं। हाँ, तो आप कट ऑफ को या इन चीज़ों को बहुत लो नहीं जा सकते। तो योग्यता से समझौता ना करते हुए इंदिरा पहले बालाजी केस में कहा कि 40 से 50%, 40% रहना चाहिए, 50% मैक्स है। फिर इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि सामान्य तौर पे 50% आप सीमा रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपवाद के रूप में आप जो है कहीं कर सकते हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, चूँकि वहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर रिजर्वेशन ज़्यादा दिए गए हैं। अब एक सवाल हमसे ये उठता है कि SC ST OBC हैं कौन? हाँ, तो ये अगर देखिए हम लोग, देखिए SC ये बात आर्टिकल 343 में की गई है। दरअसल जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें एक शेड्यूल में लिखा गया था, ठीक है। तो डिप्रेस्ड क्लास उन्होंने बोला था अंग्रेजों ने, फिर यहीं SC कहा गया। फिर ऐसे 342 में ST की बात की गई है। ये वास्तव में राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करता है किसी समुदाय का SC ST बनाना है कि नहीं, वो एक अधिसूचना जारी करेगा। हाँ, और उसमें SC ST का उल्लेख है, ठीक है। संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ये सारी बातें हैं। एक और बात, बाकी कास्ट की बात की जाए, जैसे कि आर्टिकल 344 से अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की गई है, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग की बात की जाती है, तो पिछड़ा वर्ग कौन है? OBC में समझिए, यहाँ केवल BC की बात हो रही है, यानी बैकवर्ड क्लास की। तो इसमें SC ST OBC, अभी हम सामान्य बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो SC ST OBC की बात की जाती है। तो अब पिछड़ा वर्ग कौन है SC ST के अलावा? SC ST तो हमने जान लिए। तो एक काका कालेलकर आयोग बनाया गया 1950 में। उनकी रिकमेंडेशन बड़ी वीक किस्म की थी, तो कुछ क्लियर उनके द्वारा नहीं बताया गया। हाँ, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से एक OBC लिस्ट बनाए, हाँ, जिनको वो समझ रही कि पिछड़े लोग हैं। अब उसमें समस्या आई कि राज्य सरकार में जो शासन में लोग थे, समर्थ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उस पर्टिकुलर राज्य के जो स्ट्रॉन्ग लोग रहे हैं उन्हीं को जो है OBC लिस्ट में शामिल करके रिजर्वेशन का फ़ायदा देने की कोशिश की। जैसे आंध्र प्रदेश में रेड्डी लोग OBC बन गए, कर्नाटक में लिंगायत बन गए,
अभी भी जैसे हरियाणा में जाट की मांग चलती है या महाराष्ट्र में मराठों की मांग चलती है, ठीक है। तो मजबूत वर्ग कई ओबीसी बन गए, कायदे से केंद्र द्वारा डिसाइड किया जाना था, पर ये प्रधानमंत्री की भूल रही। बहरहाल फिर एक बीपी मंडल आयोग, विंध्यश्री प्रसाद मंडल, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। इनका एक आयोग बना 1970 से 80 के बीच में। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने एक स्केल बनाया, कहा कि ऐसा है इस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर वाले जो हैं ठीक है, नीचे वाले जो है पिछड़े हैं। उन्होंने उस समय SC आरक्षण 15% हुआ था, 7.5% तक ST आरक्षण हुआ करता था, ठीक है। ये जो 1950 के जनगणना के आधार पर डिसाइडेड था। उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए OBC 52% है, इनको कम से कम 27% आरक्षण देना ही चाहिए। इससे क्या है, 50% की लिमिट भी नहीं क्रॉस होगी, 50% और बाकी जो है इनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो बहरहाल 1990s में ये लागू कर दिया गया। अगस्त 1990 केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया, मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई, ठीक। और ये रही कहानी आरक्षण की, ठीक है। अगली क्लास में हम क्रीमी लेयर के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम बात करेंगे उपवर्गीकरण के बारे में, रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जिसे कहा जाता है। हम बात करेंगे प्रमोशन में आरक्षण के बारे में, पारिणामिक वरिष्ठता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम रिजर्वेशन के बारे में कल पूरी तरीके से टॉपिक को ख़त्म कर लें, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।